बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाज़ेब अहमद। नई आवाज, नए अंदाज, नई उमंग और नए तरंग के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक बार फिर, एक खुद सुबह बखैर और एक सुबह की मुस्कुराहट के साथ। और इस प्रोग्राम जिसका नाम है सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे कल भी और आज भी। एक नए दिन का आगाज करते हैं, बहुत सारी खबरें आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। और प्रोग्राम बिल्कुल, इस प्रोग्राम में पहले हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या कुछ शामिल होगा। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं जैसे कि कोरोना का खदशा जाहिर किया जा रहा है, नई वेरिएंट का जो बताया जा रहा है कि वो मुख्तलिफ ममालिक में डिटेक्ट हो रहा है। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि NCOC ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और तमाम सूबों को हिदायत भी कर दी है कि अब कोई इसमें टॉलरेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और क्यों बर्दाश्त करेंगे शाहज़ेब? सोचने वाली बात है ना। रीच एवरी डोर का रीजन ये है कि पता है हुकूमत पंजाब को कि अगर नहीं अभी से इकदाम लिए गए तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि हमें नुकसान होगा और वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते करंट सिनेरियो में। बिल्कुल, जिस तरह हमने देखा कि पहले भी लॉकडाउन लगे थे और बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी, इसके बाद अब ये हिदायत देना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी खबर भी है। वो अच्छी खबर ये है कि जो पंजाब हुकूमत ने उन्होंने रीच एवरी डोर के नाम से जो मुहिम का आगाज किया था, उसके बाद तकरीबन 1,30,00,000 लोगों की जो वैक्सीन है वो मुकम्मल हो चुकी है। ये हदफ उन लोगों ने मुकम्मल कर लिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ मुबारक होना चाहिए उन लोगों को लिए भी जिन्होंने वैक्सीनेशन करा ली, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कल ही हम सुमरो साहब के साथ यही बात कर रहे थे कि जो पहला चैलेंज वो ये कि वैक्सीनेशन तो कराएं। अगर पंजाब हुकूमत ने अचीव कर लिया है, ये बहुत बड़ा नंबर है एंड आई थिंक हमें सबको रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। बिल्कुल, और वैक्सीन होंगी उसके बाद ही बूस्टर्स लगेंगे, इसलिए वैक्सीन होना सबकी बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मुख्तलिफ ममालिक में ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हो गए हैं, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, इटली भी शामिल है, स्पेन भी है, साउथ अफ्रीका कंट्रीज तो ऑलरेडी हैं ही, और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका के वो पेशेंट जो कि सऊदी अरब में थे, उनको डायग्नोज हुआ ओमिक्रॉन का और इस वक्त वो क्वारंटीन में है। ये सिर्फ एक पेशेंट नहीं आए, जैसे कि शाहज़ेब ने बताया। ऑस्ट्रेलिया में 6, ऑस्ट्रिया बेल्जियम में 1, बोत्सवाना में 19, चेक रिपब्लिक में जनाब 4, हांगकांग में तकरीबन 30, इटली में 4 और जापान में 1 के अलावा ये जो तादाद है ओमिक्रॉन के पेशेंट्स की बढ़ती जा रही है। और ये एक बहुत फिक्र की बात है ये न्यूज़, क्योंकि अब सऊदीया के रास्ते खुल रहे हैं, अब लोग जा रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं, उसके हवाले से भी आपको बात बताएंगे। लेकिन अब कुछ बात करते हैं बैन अक़वामी उमूर के हवाले से। बिल्कुल, अमेरिका और तालिबान में एक बार फिर मुज़ाकरात हुए हैं और इसके साथ साथ आपको बताएं कि अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक अफ़गान तालिबान के सीनियर नुमाइंदों से दोहा में मुज़ाकरात हुए, जिसमें दहशतगर्दी समेत अहम मामलात पर बातचीत हुई है। लेकिन इसके साथ साथ तर्जुमान तालिबान जिनका नाम है सुहेल शाहीन, उनका यह कहना है कि अमेरिका को अफगानिस्तान के मसाइल के हल के लिए दोहा मुआहदे पर अब अमल करना चाहिए। तो ये मामला जो कि एक अहम मामला है, इस पर दोबारा से मुज़ाकरात हुए हैं। आगे चलकर इस पर भी मजीद तफसीलन बात करेंगे। लेकिन एक और अच्छी खबर जिसका हम जिक्र कर रहे थे गुज़िश्ता रोज़ भी, और माया तफसीलन बता रही थी। बिल्कुल, हज के जितने भी ख्वाहिशमंद हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। इस बार हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त बात बताई है जनाब कि इस वक्त साल 2022 के लिए पाकिस्तान से हाजियों का कोटा बढ़ा दिया गया। 2 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव की जाएंगी। जो लोग इतने अरसे से ख्वाहिशमंद थे, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, अल्लाह पाक ज़िंदगी में ज़ाहिर है हमारे 5 अरकान में से बेसिक्स में से है जो हमें करना है अचीव, और जो नसीब वाले हैं उनको हज मिलता है, और वो बहुत नसीब वाले जो बार बार अल्लाह के घर की हाज़िरी के लिए जाते हैं। लेकिन 2 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस की खबर के साथ साथ 2022 में कोरोना की सिचुएशन और भी टफ होती जा रही है, ट्रैवलिंग सिचुएशन और भी टाइट होती जा रही है, प्रिकॉशनरी मेजर्स और सख्त होते जा रहे हैं। आपको मालूम है, आई एम श्योर आपको भी पता होगा कि वहां पर आपको एक लिमिटेड टाइम में जाना है, आपको एक लिमिटेड एरिया में जाना है, एक लिमिटेड तादाद में जाना है। ना पहले की तरह आप जिस वक्त चाहे जा सकते हैं, उम्र आप हर वक्त नहीं कर सकते, उन्हीं टाइम्स में आपको करना है। तो ये और सिचुएशन जो है वो मुश्किल होती नजर आ रही है। और हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं ताकि जो तमाम एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार आप ऑलरेडी कर लें, ताकि जब आपका प्लान बने तो आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। स्कूल्स के हवाले से भी एक हमारे पास खबर है। बिल्कुल, इतनी प्यारी खबर है वो कि मैं कहती हूँ कि जिस ज़ात के लिए पूरी दुनिया, और जिनको पूरी सिर्फ दुनिया मुसलमानों के लिए नहीं, उनको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। पंजाब के जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक रिवायत कायम की है कि कौमी तराने पंजाब में, कौमी तराने से पहले दुरूद पाक दुरूद शरीफ का जो है
वो एक राउंड शुरू किया गया है कि अब दुरूद पाक के बाद कौमी तराना पढ़ा जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी मेरा ख्याल है बुनियाद रखी जा रही है ये। और इसके साथ साथ हम देखते थे कि तिलावत कुरान पाक होती थी और इसके साथ साथ अब दरूद शरीफ भी पढ़ी जाएगी, उसके बाद कौमी तराना भी होगा। तो ये एक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने ये कदम उठाया है। आगे चलकर कुछ गाड़ियों के हवाले से बात करते हैं। हमारी नौजवान नस्ल बहुत इंटरेस्टेड होती है इसमें, तो आपको बताते चले कि जो मुकम्मल तैयार गाड़ियां हैं उसकी दरामद पर मजीद पाबंदियों का फैसला किया गया है। लग्जरी गाड़ियां इसके साथ साथ जो हैं उसकी दरामद पर भी पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन ये पाबंदी 6 महीने के लिए है, जनवरी से लेकर जून तक। यस, और क्योंकि पाबंदी के अलावा जो पार्ट्स वगैरह के भी हवाले से जो सिचुएशन है वो चैलेंज आता है, क्योंकि लोग अपनी गाड़ियों को लेकर, मैं भी जरा बहुत सेंसिटिव हूँ, गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह नहीं मिलते, लेकिन लग्जरी गाड़ियों के पार्ट्स, लग्जरी गाड़ियों के लोगों को चैलेंज तो आएगा, क्योंकि जो शौकीन लोग हैं उन लोगों के लिए ऑब्वियसली वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन देन अगेन उनके लिए चैलेंज ये है कि अगर आप संभाल के फिर गाड़ी चलाएं। एक बुरी खबर आपके लिए भी है ना, जो कॉस्मेटिक्स है ना उस पर भी वो कह रहे हैं कि अब रेगुलेटरी लगेगी और कस्टम ड्यूटी लगेगी, आयद करने का फैसला कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो पालतू जानवरों के खाने हैं उस पर भी वो बच्चों के डायपर्स वगैरह भी। लेकिन ये कॉस्मेटिक्स की बात, मैं तो बगैर मेकअप की भी बैठ जाती हूँ, लेकिन हाँ वाकई खवातीन के लिए एक परेशान कुन बात है कि जो बाहर की आने वाली जो कॉस्मेटिक्स है जिन पे हमें इतनी ज्यादा हम डिपेंड करते हैं स्किन की, लेकिन अपने पाकिस्तान में बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी हो रही है। खवातीन की बात हो रही है तो एक और खातून की बात हो जाए जो है सानिया मिर्जा, भाभी जिनको भाभी के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। वो भाभी पाकिस्तान आई हुई हैं और यहाँ पर उन्होंने जो आलमी मयार का टेनिस कोर्ट है पंजाब का, उसका रुख भी किया। पता है क्या कहा उन्होंने? खेला तो है, वो सब लोग माशाल्लाह देख भी रहे हैं। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये एक इंटरनेशनल लेवल का कोर्ट है, इसमें बहुत अच्छे जो है बेसिकली जब एक प्लेयर जाता है फील्ड पर ना, जो वहाँ पे फैसिलिटेट किया हुआ है, वो कहने लगी कि इस तरह की फैसिलिटेशन मैंने बाहर के कोर्ट्स में ज्यादा देखी है। सो क्या ख्याल है? फिर मेरा ख्याल है भाभी सोशल मीडिया पे भी बहुत नजर आ रही हैं और बहुत ज्यादा वो पाकिस्तान में घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, दावतें अटेंड कर रही हैं। वो सोशल मीडिया पे इससे ज्यादा नजर आ रही है माया, क्योंकि वो एक मॉल में भी गई थी जहां पर बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की जो वहां पर पहुंची, सानिया मिर्जा से मिले, शोएब मलिक से मिले, और सेल्फीज का दौर भी वहां पर चलता रहा। तो ये तो इस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे। अभी आपको ये भी बता दें साथ साथ जल्दी कि इब्रार हक साहब की एक और वीडियो आई जिसके बाद एक उनका स्टेटस आया और जिसके बाद काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। मारूफ गुलकार हैं इब्रार हक साहब और उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी वीडियो बनाकर ये भी कहा कि ट्रेनिंग के लिए सही उम्र यही है। एक बच्ची की वीडियो थी जिसमें वो बच्ची रोटी पका रही थी और उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के लिए सही उम्र यही है बच्चियों के लिए खास। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर इब्रार हक साहब ने एक बात कर दी है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि आई एम टेकिंग हिज साइड, मैं एक जेनरिक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर बच्चों को सिखाने की उम्र यही होती है, मेरे लिए मेरी वालदा बचपन में एक छोटा सा बेलन लेकर आई थी बिकॉज मुझे शौक था रोटी बनाने का, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। फिर लोग इनके पीछे क्यों पड़ गए? ये बात मुझे समझ नहीं आती। मिला जुला रद्देमल सामने आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो लड़के हैं उनके लिए भी आप बताएं क्या चीजें वाज़ेह होनी चाहिए, क्या उनको भी रोटी बनानी चाहिए, ऐसी उनको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसको भी फिर आप सपोर्ट करें। तो ये एक जो सोशल मीडिया सार्फिन है उनका रद्देमल सामने आ रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि स्कर्दू एयरपोर्ट जो 7,500 फीट बुलंदी पर कायम है, इसको सिविल एविएशन अथॉरिटी ने स्कर्दू एयरपोर्ट आलमी मयार के हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया है। मुझे ये खबर इतनी खुश आइन लगी क्योंकि जब मैं बाहर ट्रैवल करूं तो जो फॉरेनर्स होते हैं ना शाहजेब, वो अक्सर पूछते हैं हमें पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में जाने का बड़ा शौक है, कैसे जाएं? तो मैं कहूंगी ऐसे जाएं। अब वो डायरेक्टली स्कर्दू पे लैंड कर सकते हैं, डायरेक्टली स्कर्दू में आप लैंड कर सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का विजन भी यही है, वो भी यही चाहते थे टूरिज्म को सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए, और अब ऐसा देख रहा है कि अब हम ये देख रहे हैं कि जो टूरिज्म है वो बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में, और अब जो जितने भी टूरिस्ट हैं वो इजीली स्कर्दू आ सकते हैं, वहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं, वो खूबसूरत मनाजिर देख सकते हैं। तो ये सब टूरिस्ट के लिए एक अच्छी खबर है। और अच्छी खबर एक और भी है कि मुत्तहदा अरब अमारात को 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। कल रात ही सेलिब्रेशन शुरू हुई, 4 दिन तक ही सेलिब्रेशन चलेंगी, और कल मैंने जो मनाजिर देखे वो देख के दिल इसलिए खुश हुआ बिकॉज पाकिस्तानी बहुत वहाँ पर मुकीम रहे हैं हमेशा, और उनका एक अपनी एक उनसियत है, अपनी एक अटैचमेंट है यूएई के साथ। वो सेलिब्रेशंस, फायरवर्क्स हो रहे थे, बेहतरीन जश्न का, और वो एक्सपो सेंटर गालिबन लोगों के लिए फ्री कर दिया गया। बिल्कुल, एक्सपो सेंटर की जो एंट्री है वो फ्री कर दी गई है इसी खुशी में। तो अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। तमाम बातें हो चुकी हैं और बाकायदा आगाज करने के बाद सबसे पहले आपको ये बताएं कि 4 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसको सुनने के बाद हर वो शख्स जो नौकरी पेशा है,
उसके दिल पर, उसके सोच पर और उसके जज्बात पर जाकर ये खबर लगी है कि 4 लाख कोई छोटा नंबर शाहजेब नहीं होता है। 4 लाख वर्कर्स, 4 लाख अफराद, 4 लाख चूल्हे, 4 लाख घराने, 4 लाख उम्मीदें जो उस आदमी से जुड़ी थी कि वो घर आएगा तो आज क्या बनेगा, वो घर आएगा तो बच्चे की फीस देंगे, वो आएगा तो बिल पे होगा, वो आएगा तो कुछ खाएंगे, वो आएगा तो कोई उम्मीद लाएगा। आज वो नाउम्मीद हो चुका है। और वो इसलिए हो चुका है क्योंकि तकरीबन सिंध के 600 के करीब सीएनजी स्टेशंस और बलूचिस्तान के 21 के करीब सीएनजी स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2.5 माह के लिए सीएनजी नहीं मिलेगी। तो उसके बाद जो तमाम उनके मुलाजमीन हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं और उनकी तादाद तकरीबन 4 लाख बनती है। तो इस बेरोजगारी पर भी हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इसके एदाद शुमार हैं उसका जिक्र भी करेंगे। लेकिन वहां पर आप गई भी, आपने लोगों से बात करने की कोशिश भी की सीएनजी स्टेशन पर? मैं किससे बात करती शायद, मैं जब वहाँ गई हूँ मैं एक सीएनजी स्टेशन पर नहीं गई, मैं एक के बाद दीगरे स्टेशन पर जाती रही। सन्नाटा, वीराना, 1-2 आदमी बैठे जो चौकीदार थे, उनसे आके पूछा तो क्या बात करेंगे। उनकी चेहरे, उनकी आंखों में इतनी नाउम्मीदी थी कि मेरे पास शायद उसके बाद हिम्मत ही नहीं मिली पड़ी, लेकिन फिर भी कि वी केप्ट ऑन गोइंग, जाके बात करने की कोशिश की। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने बात की। माया, जब आप उनसे बात कर रही थी तो क्या महसूस कर रही थी, उनका क्या बताना था, उनके क्या जज्बात थे और आपके क्या जज्बात थे? मैं जब उनके साथ थी ना शाहजेब वहाँ पर मौजूद ऑन द फील्ड, तो मुझे लग रहा था जैसे कि मैं उनसे ना इजहार अफसोस करने नहीं गई, मैं शायद उनके जख्म को और कुरेदने ना चली गई। मुझे डर लग रहा था कोई भी सवाल करते हुए। हम किनसे मुलाकात? बिल्कुल, हाँ, इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने। उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल, हाफिज नईमुर रहमान साहब के वक्त का बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम में आपने शिरकत की। बहुत अहम सवाल मेरा, कल खबर सुनने के बाद से 4 लाख अफराद बेरोजगार हो जाएंगे, चूल्हे कैसे चलेंगे उनके, बच्चे कैसे पढ़ेंगे उनके? चले बच्चे नहीं पढ़ेंगे, वो भी एक साइड पे करते हैं, खाएंगे कैसे, एक निवाला कैसे पेट में जाएगा, बीमार हो जाते हैं तो इलाज कैसे करवाएंगे? बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है अफसोसनाक बात है, और ये अफसोसनाक बात मेरे लिए, आपके लिए, उन हज़ारों लाखों लोगों के लिए कि जो बेरोज़गार हो रहे हैं उनके लिए है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो एक हमारा हुक्मरान तबका है ना, मैं किसी एक आदमी की बात भी नहीं करता। ब्यूरोक्रेट इसमें शामिल हैं, इस्टेब्लिशमेंट इसमें शामिल है, वटेरे जागीरदार इसमें शामिल हैं, नाम नहाद नुमाइंदे जो इस वक्त असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जो अपनी ताकत और दौलत की बुनियाद पर जो है वो वहाँ पर आकर बैठ कर कौम की तकदीर के फैसले करते हैं, वो इसमें शामिल हैं। और फिर हुकूमत की नाअहलियाँ आप देखें, ये जो CNG का बहरान है, इनके ऊपर देखें, उनका जो मर रहे हैं वो तो मर रहे हैं, लेकिन इन पे असर नहीं पड़ता। ये इनकी सिर्फ नाइली की वजह से हुआ है। पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ है। 200 अरब रुपए का कौम को नुकसान हुआ है सिर्फ नाइली डिले करने की वजह से। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ अगर RLNG जो इम्पोर्ट होनी थी वक्त, इतनी छोटी सी इंडस्ट्री से इतना बड़ा नुकसान हो गया, कहने की मतलब। जी, तो आप बताइए कि बाकी का क्या हाल है इस वक्त कराची में? आपको पता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ऐसी तैसी हुई है, इसलिए कि कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई जो है वो पूछने वाला नहीं है। जब तामीरात होती हैं तो पूछता नहीं है, जब हो जाती हैं फैसले हो जाते हैं, जो मुजरिम है उनको पकड़ते नहीं है, और जो एंड यूजर होता है उसके घरों को गिरा दो, उड़ा दो की बात चल रही होती है। CNG का मामला यही। आप मुझे बताएं, जब ये CNG की किटें आ रही थी तो कितना गवर्नमेंट इसको वो कर रही थी, प्रमोट कर रही थी। न्यूजीलैंड से किटें आ रही हैं, फलां से आ रही हैं, CNG स्टेशन के आपने परमिट जारी किए हैं। आपको नहीं पता था 10 साल बाद 20 साल बाद क्या होना है? और मैं एक और बात आपको बताऊं, आईनी बात है ये, आईनी बात ये है कि आइन में ये बात दर्ज है कि जिस सूबे से गैस निकलती है, नंबर 1 प्रायोरिटी उस सूबे को दी जाएगी, उसकी जरूरियात पूरी होंगी, फिर उसके बाद जो है वो बाकी सूबों में जाएगी। पूरा पाकिस्तान हमारा है, लेकिन आइन मौजूद है। इस वक्त 71% गैस जो है वो सिंध से निकलती है, और अगर बाकी देख लें तो तकरीबन 20% आज जो हम स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं ना जी, बहुत ही सौतेला सलूक है भाई। हाफिज साहब, आज हम जो फोकस कर रहे हैं वो इस बात पर कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं CNG स्टेशंस का, लेकिन अगर हम सनअतों की बात ना करें, किसी और इंडस्ट्री की बात ना करें, हम टेक्सटाइल की बात ना करें, हम सिर्फ और सिर्फ CNG स्टेशंस की भी बात कर लें, इनको बंद करने के बाद बलूचिस्तान में, खासतौर पर सिंध में तकरीबन 600 से ज्यादा CNG स्टेशंस हैं। जब उन्हें बंद कर दिया जाएगा, 4 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मकसद क्या है? मकसद ये है कि CNG स्टेशंस बंद किए जाएंगे तो घरों पर गैस आ जाएगी। घरों पर गैस आ भी जाएगी तो वो जो 4 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वो घर जाके पकाएंगे तो क्या? वो अपना काम क्या करेंगे घर जाके? बिल्कुल नहीं। मुझे बताएं, क्या सब घरों में गैस आ रही है?
क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों गलत बात करते हैं? बंद हुए हुए ना इस वक्त सीएनजी स्टेशन, इस वक्त घरों के अंदर भी लोड शेडिंग चल रही है, इंतहाई नाअहली है। जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिजर्व तो मौजूद है ना। और आप जिस अंदेशे के तहत कह रहे हैं कि आइंदा रिजर्व खत्म हो जाएंगे, तो भाई ऑल्टरनेट एनर्जी आ रही है ना, इलेक्ट्रिकल कारें आ रही है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको रिप्लेस करेंगी ना। ये तो सिर्फ और सिर्फ इनकी नाअहली की वजह से हुआ है। इसको वाजे होना चाहिए, ये वफाकी हुकूमत की नाअहली है कि 2 साल में कौमी खजाने को 400-600 अरब रुपए का नुकसान इन्होंने पहुंचाया है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, IMF इलेक्ट्रिक कार आएगी सर तो बिजली कहां होगी फिर? सुने कि ये कदमों में पड़े हुए होते हैं कि किसी तरह से हमें जो है ना आपको दे दें, क्या कि 150-200 अरब रुपए साल में दे दें, क्योंकि वो जो उनका पैकेज होता है $5 अरब का, $7 अरब का, वो 3-4 साल 5 साल के अंदर मिलता है। तो ये 200 अरब रुपए के लिए उनके कदमों में पड़े होते हैं। बिजली महंगी करते हैं, गैस महंगी करते हैं, उनकी सारी शराइत मानते हैं। और कुछ शराइत तो माशी होती हैं, कुछ सियासी और दीनी शराइत, मजहबी तौर पर भी वो बहुत सारी चीजें इनसे करवाते हैं सिर्फ इसलिए। और ये तो सिर्फ इनकी एक नाअहली की वजह से, शुगर माफिया की वजह से 200-300 अरब रुपए का नुकसान होता है, आटे की वजह से होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में धंधा करते हैं। तो ये सिर्फ ये वाली वफाकी हुकूमत जो अपने आप को इतनी ईमानदार कह रही है, इसका हाल है। तो आप मुझे बताएं कि फिर बेईमानों का क्या हाल होगा? तो इसलिए ये पूरा निजाम इस वक्त करप्ट हो चुका है। और मैं आपको एक पूछता हूं वजीर आजम इमरान खान से, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूं, आप पूरे फैक्ट स्टेट कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात ये माया एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि के इलेक्ट्रिक की गैस कंपनी नहीं हो रही, जबकि वो एक प्राइवेट कंपनी है, वो अपने ऑयल के प्लांट बंद रखा हुआ है, उसको पूरी सपोर्ट फराहम गवर्नमेंट कर रही है और हमें मार रही है। हमारी जो है वो घरों के फाकों के ऊपर ये के इलेक्ट्रिक जैसी माफिया को, क्योंकि उसने इलेक्शन में सपोर्ट की थी इनको, ये चीज प्रूवन है। तो इसलिए ये माफियाज का निजाम है जो इस हुकूमत में भी मौजूद है। ठीक है सर, आपकी बात कंप्लीट होगी ये भी। अब मुझे एक बात बताएं, ये तमाम वो फैक्ट्स हैं जो आप लोग बताते रहे हैं, हम लोग सवाल करते रहे हैं। मेरा फिर भी वही सवाल है कि कल जो मैंने नाउमीद आंखें देखी हैं, कल जो मैंने टूटे हुए लोगों को देखा है, मैं एज अवाम के नुमाइंदे जो हम हैं, हम कैसे फेस करेंगे? कैसे उनसे बात आगे जाके उनसे नेक्स्ट टाइम सवाल करेंगे? कैसे उनसे पूछा जाएगा कि भाई घर कैसे चल रहा है तुम्हारा? माया, 2 नौजवानों ने गुज़िश्ता जो है 4-5 दिन के अंदर खुदकुशी की है कराची में, बेरोजगार नौजवानों ने। नौकरियां नहीं है यहां पर, और मुसलसल चाहे ये गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो, अगर नौकरियां हैं तो लिसानी बुनियाद पर, सियासी बुनियाद के ऊपर, तासुब की बुनियाद के ऊपर चल रही हैं। और जो यहाँ के लोग हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। उनका ज्यादा से ज्यादा बड़ा काम यह है कि वो जो है वो फूड सप्लाई का काम करें, फूड पांडा में काम करें या वेटर्स बने, और जो डिग्रियां लेकर घूमने वाले हैं उनके लिए नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और ऐसे में आप लोगों को, गरीब लोगों को बेरोजगार कर दें। और गरीबी नहीं, देखें मुतवस्सित तबका सबसे ज्यादा रुलता है, क्योंकि कितने लोग वाबस्ता होते हैं एक इंडस्ट्री के साथ यार, एक सीएनजी स्टेशन से। अच्छा हाफिज साहब, आप कराची वालों की हमेशा आवाज बनते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, कराची वालों के लिए बात करते हैं। हाँ, जी हाफिज साहब, मुझे ये बताइएगा, आप कराची की हमेशा आवाज बनते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा, इस वक्त गैस का बहरान एक तरफ, सीएनजी तो खैर इस वक्त नहीं मिलेगी, घरों पर गैस नहीं आ रही, सड़कों का वही हाल है, अस्पतालों का वही हाल है, तकरीबन पानी की बात करें तो वो कराची वालों को नहीं मिलती। कराची की किस्मत बदलेगी कैसे और कब बदलेगी? अब तो देखें, कराची की जो किस्मत है ना, बेसिकली वो कराची के आवाम के हाथ में है। अगर वो अब भी बेदार नहीं होंगे और उन्हीं लोगों से धोखा खाते रहेंगे, या नाउमीद होकर घर बैठ जाएंगे, कि जिन लोगों ने 30-35 साल में इन सारी पार्टियों ने मिलकर कराची का बेड़ा गर्क किया। अभी आप देखें, ताज़ा 3 दिन पहले जो बिल लेकर आई है सिंध हुकूमत, उसने तो जो बचे कुछ इख्तियारात थे वो भी छीन लिए। अब डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट भी सूबाई हुकूमत ने अपने पास ले लिया, अब्बासी शहीद अस्पताल ले लिया, स्पेंसर आई अस्पताल ले लिया, KIISD जो दिल का अस्पताल नेमतुल्लाह खान ने बनाया था उसको जो है वो बल्दिया के हाथ से निकाल लिया। और दूध सप्लाई के जो चंद पैसे आ जाते थे KMC को, वो भी अपने हाथ में ले लिए, कुछ नहीं छोड़ा है। और फिर जो है बताएं कि जब कोई मुंतखब यहाँ से बल्दिया हो भी जाएगी, ये ना चाहते हुए भी बल्दियाती इंतखाब इनको कराने पड़ेंगे, तो उसके इख्तियार में ही कुछ नहीं होगा और सारी चीज़ों पे कब्जा होगा। और सिर्फ भर्तियां करने के लिए और करप्शन करने के लिए ये हुकूमत करेगी, तो कराची के लोग कहाँ जाएंगे? कराची के लोगों के पास एक ही रास्ता है कि वो अपने असल की तरफ लौटें। देखें, हमने तहरीक शुरू कर दी है, कल हमने 11 धरने दिए थे शहर में, कल और अगले आने वाले कल में यौम स्याह है, यही रास्ता है इसलिए, और अदालतों में भी हम जा रहे हैं।
हम देखें बहुत सारे केसेस अदालत में मौजूद हैं, सॉरी टू से अदालतों के पास वक्त नहीं होता, उनको जो है वो इमारतें गिराने से फुर्सत मिलेगी तो वो जो है वो लोगों का जेन्युइन मसला देखेंगे कि कितने लोग उससे भी तो बेरोजगार हो रहे हैं जिनके जो एक इमारत गिरने से, यानी जो मुजरिम उसको पकड़ते नहीं है, गलत चीज बनते हैं। उस वक्त हमने एक पिटीशन की थी तो सारे मुजरिमों को प्रोटेक्शन मिलती थी, कोई अदालत कुछ नहीं करती थी। जब ये इमारतें बन गई और एंड यूजर आ गया वहां पर जिसने जमा पूंजी लगा दी, अब उसको गिरा दो, उठा दो और मुतबादिल में दो, तो ये नहीं हो सकता। यकीनन पार्कों से, खेल के मैदानों से, एमिनिटी प्लॉट से सबको हटना चाहिए, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब कमेंट हमारे पास आ गया, आपका मौकिफ हमारे पास आ गया, आप हमारे साथ मौजूद थे, शो में शिरकत की, आपका बेहद शुक्रिया और आपने हमें वक्त भी दिया। तो माया अभी हम यहाँ पर एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन इसलिए कि किस्मत पाकिस्तान और कराची की भी इंशाल्लाह बदलेगी। लेकिन इस वक्त जिसकी बात करने जा रहे हैं वक्फे के बाद, वो शख्स है जो पाकिस्तान और पहला मुसलमान जिसने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद वसीम की, इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और इनके बारे में बात करेंगे। इस वक्फे के बाद सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया को दीजिए एक छोटे से वक्फे की इजाजत। अभी वापस गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में ये बताया कि माह नवंबर में उसके दौरान वसूलियों में पिछले साल की निस्बत 35% जबकि 5 माह के दौरान 37% इजाफा हासिल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स कलेक्शन में इजाफे पर FBR की टीम को मुबारकबाद भी पेश की है और ये भी कहा है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टैक्स वसूल किया जा रहा है। अब सवाल ये कि टैक्स कलेक्शन में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन ये टैक्स क्या अवाम पर खर्च हो रहा है? क्या ये टैक्स कलेक्ट होने के बाद, इसमें कामयाबी हासिल करने के बाद जो अवाम है इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, क्या उनको इस टैक्स कलेक्शन का फ़ायदा हो रहा है? और सिर्फ या तो ये हो रहा है कि IMF की किस्तें पूरी हो रही हैं, क्योंकि हम ये तो नहीं देख रहे कि अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात डॉक्टर शुजात साहब ने। शुजात साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शुजात साहब, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं इस टैक्स कलेक्शन में इजाफे का, इसका फ़ायदा किसे पहुँच रहा है, आप क्या समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन पिछले साल तकरीबन 4,732 अरब रुपए था, जो कि हिस्टोरिक टैक्स कलेक्शन खुद खान साहब ने कहा। लेकिन जब हम उसकी कॉम्पोजिशन को देखते हैं तो और उसको कंपेयर करते हैं दुनिया के दूसरे ममालिक से, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है, जो कि तकरीबन कुछ 60-65% बनती है, और जो हमारी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 35% है। जबकि पूरी दुनिया में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन यानी कि इनकम के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, जो कि 65% 70% तक होते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि अशिया और खिदमात पर होते हैं, जो चीज़ें हम खरीदते हैं उसके ऊपर कम होते हैं। और पिछले साल बिलखुसूस अगर देखा जाए तो खान साहब ने तो बहुत काफ़ी उसकी तारीफ की है FBR की, लेकिन मेरा ख्याल है FBR की तारीफ से ज़्यादा आपको क्रेडिट करेंसी की डिवैल्यूएशन को देना होगा। क्योंकि अगर आप ब्रेकअप देखें टैक्स कलेक्शन का, तो वहाँ पे जो इम्पोर्ट्स के जो हमारी इम्पोर्ट कलेक्शन थी, यानी कि जो चीज़ हम इम्पोर्ट करते हैं और उसके ऊपर जो कलेक्शन होती है वो हमारी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुई है। उसकी वजह क्या थी? करेंसी हमारी डीवैल्यू हुई, इम्पोर्ट की प्राइसेस, इम्पोर्ट की वैल्यूज बढ़ गई, तो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो पाकिस्तान की पिछले साल भी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारा जो टैक्स टू GDP रेशियो है, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, वो कोई तकरीबन 12.5% से कम होके 10% तक आ गया है। इसका मतलब ये कि जो लोग टैक्स देने वाले थे या जो टैक्स नेट में लोग आने के बजाय वो टैक्स नेट से लोग निकल रहे हैं। तो और इस साल भी मैं, अगर आप आगे मुझे इजाज़त देंगे तो मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं कि IMF की जो कंडीशनैलिटीज नज़र आ रही हैं उसमें भी पाकिस्तान IMF जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। पेट्रोलियम लेवी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, आपके यूटिलिटी की सब्सिडीज खत्म हो रही हैं, यूटिलिटी प्राइसेस आपकी बढ़ रही हैं। इसके अलावा साथ में जो गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी मेजर ली है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दी है। तो ये शुजात मुबारक साहब, इनडायरेक्ट टैक्सेस की आप जो बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बाद तो महंगाई में मजीद इजाफा होगा। हाँ। जी बिल्कुल, महंगाई में इजाफा नहीं बल्कि महंगाई का एक तूफान आएगा, और स्पेशली यूटिलिटी प्राइसेस जो कि जिसपे गैस और बिजली की प्राइसेस हैं उसके ऊपर, क्योंकि डायरेक्टली IMF ने
ये कहा है कि आप इनकी प्राइसेस को बढ़ाएं, मतलब यहाँ पे सब्सिडीज कम करें। तो जब आपकी ये एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगी, पेट्रोलियम की प्राइसेस पहले ही पाकिस्तान की एक बुलंद सतह पर मौजूद है, तो इससे आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। उसके साथ साथ जो मॉनेटरी मेजर दिया गया, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया, पॉलिसी रेट बढ़ाया गया, वहां से कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आपकी बढ़ेगी। तो ओवरऑल आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई साइड इन्फ्लेशन आपका बहुत हद तक बढ़ जाएगा और जो कि मैनेज नहीं हो पाएगा। अगर हम IMF की शराइत पर अमल करने के लिए टैक्स कलेक्शन बढ़ाते हैं तो इसकी वजह क्या है? आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक तासुर दिया जाता है, एक तासुर दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि IMF की शराइत पर अमल करने के लिए टैक्स कलेक्शन बढ़ाना बहुत जरूरी है। देखिए, IMF की जो सबसे बुनियादी शर्त होती है, आप IMF के लिए किसी भी मुल्क में उसकी नेगोशिएशन देख लें, वो फिस्कल डेफिसिट को फोकस करता है कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम होना चाहिए। पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट काफी हद तक जो है वो कर्टेल नहीं कर पा रहा, तो IMF सबसे पहले IMF का फोकस है कि आप अपने अखराजात को कम करें और अपने जो फिस्कल डेफिसिट है उसको आप ब्रिज अप करें। इसलिए IMF हमेशा टैक्स की बात करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान IMF की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि बहुत सारे आपके नाज़रीन भी ये सोचते होंगे कि IMF तो $1 बिलियन की एक पहली ट्रांच मिलेगी, उसके बाद सबसिक्वेंटली बहुत ही मतलब $5-6 बिलियन हम उनसे ले रहे होंगे। सो व्हाट्स द रीजन कि IMF की तरफ गवर्नमेंट क्यों जा रही है और इतने टैक्सेस क्यों इम्पोज कर रही है? तो बुनियादी वजह IMF से पैसे लेना या डॉलर लेना नहीं है, बल्कि IMF से जब आपकी डील हो जाती है तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी डेवलप हो जाती है। क्रेडिबिलिटी डेवलप होने से आपके जो मुल्क के रिस्क, ओवरऑल जो रिस्क रेटिंग्स हैं वो बेहतर हो जाती है, इसलिए गवर्नमेंट IMF की तरफ जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली IMF की डील करते हुए हम अपने आप को इस हद तक स्क्वीज कर लेते हैं कि वो सारे का सारा बर्डन आम आवाम पे आ जाता है। आप डायरेक्ट टैक्सेस की बात कभी भी IMF की डील में नहीं सुनेंगे। आप हमेशा बात सुनेंगे सेल्स टैक्स को कम कर दें, यूटिलिटी प्राइसेस को बढ़ा दें, एनर्जी प्राइसेस को बढ़ा दें, क्योंकि ये वो चीजें जो बड़ी आसानी से की जा सकती है, टैक्स कलेक्शन बढ़ सकता है। जी 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 डॉक्टर साहब, आपने अभी आम आवाम की बात की कि जब आप सबसे ज्यादा सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, ऑब्वियसली डिस्कशंस होती हैं, आम आवाम सुन रही होती है, देख रही होती है, भाई ये खबर आ गई, भाई ये अपडेट हो गई, लेकिन एक आम आवाम जो प्रेशर का शिकार होती है उसको अपनी ही जबान में किस तरीके से ये हम समझाएं या किस तरह हम समझें कि ये दरअसल हमारे ऊपर किस तरह दबाव आने वाला है या हम किस तरह हैंडल करें, किस तरह फेस करेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, आम आवाम को एक तो ये समझ लेना चाहिए हमेशा की तरह महंगाई बढ़ने वाली है, और ये मैं एक वो वैसे कोई इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दे रहा। जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको देखते हुए हमारी महंगाई की शरह इंक्रीज होने वाली है। तो हमें क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया के चंद उन मुल्कों में से जहाँ पे डिपेंडेंस रेशियो बहुत ज्यादा है, यानी कि एक शख्स कमाने वाला तो 5-6 खाने वाले हैं। देखिए, अभी हमें मूव करना होगा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की तरफ। आम आदमी को एक फैमिली में इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपकी वाइफ भी काम करे, आपके जो दूसरे घर के लोग हैं वो भी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करें, वो भी थोड़ा बहुत अर्न करें, वरना ऐसा जो एक शख्स कमाता रहेगा बाकी फैमिली खाएगी, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा सबके लिए। जी, आई एग्री विद यू डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं कि एक आदमी की जो है वो आमदनी पर नहीं बैठना, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। सो गेट कि या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, वो भी मैं समझती हूँ, बट एवरी चैलेंज कम विद एन अपॉर्चुनिटी, मैं ये भी समझती हूँ, मगर मैं ये नहीं समझती कि सिर्फ चैलेंजेस आए जा रहे हैं, हमारी आवाम के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही। ये इसको लेके मैं बहुत परेशान हूँ। तो वेयर टू गो, कहाँ है मौके, कहाँ है? देखिए मौके आपको हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स देखना है। आप हमारे इस वक्त पाकिस्तान को अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ देखें तो आपको जो ई कॉमर्स का एक फॉर एग्जांपल एक बड़ा एक सैलाब आ गया। $4.3 ट्रिलियन की ई कॉमर्स की मार्केट है, जिसमें हमारे जो घर पे बैठ के खवातीन, जो बच्चे हैं, जो IT लिटरेट हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ, ये तो वो लिटरेट लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ आपकी जो एग्रीकल्चर के साथ जो लोग एफिलिएटेड हैं, वो थोड़ा सा मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड्स अडॉप्ट करके अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को 2-3 टाइम बढ़ा सकते हैं। इंडिया में हमारे साथ इंडिया का बॉर्डर है, हमारी उनसे यील्ड तकरीबन 2-3 गुना ज्यादा है। रीजन क्या है कि वो थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, बेहतर सीड यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ छोटी सी बात मुझे बता दीजिएगा कि मुबारकबाद दी जा रही है FBR को, अवाम को मुबारकबाद कब दी जाएगी, रिलीफ कब दिया जाएगा? देखिए, FBR को ही मुबारकबाद मिलेगी, अवाम को शायद इट विल टेक टाइम, क्योंकि आप अभी तो
जो आइंदा जो टैक्स मेजर्स लिए गए हैं इस पे तो आवाम को और डॉक्टर साहब बहुत हार्डकोर आ रहे हैं जवाबात को लेकर। जी, तो मेरा ख्याल है आवाम के लिए मुबारकबाद अभी दूर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एक्चुअली रियलिस्टिक। ये सबसे अच्छी बात होती है कि आवाम को सच बताएं। भाई आवाम अब थक चुकी है, आवाम झूठों से, झूठे वादों से, झूठी उम्मीदों से थक चुकी है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं। आपने ई कॉमर्स के ऊपर जोर दिया। ई कॉमर्स राइट नाउ इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री अक्रॉस द ग्लोब। मैं समझती हूँ ई कॉमर्स को लेके प्रोग्राम्स होने चाहिए, ई कॉमर्स को लेके ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। आपने कहा आम आदमी को सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें उनके लिए मौके भी बनाने की ज़रूरत है कि भाई ई कॉमर्स समझो है क्या और तुम अपने लिए इसमें अपॉर्चुनिटी कैसे देखते हो। और अब आपको यहाँ से लेके चलेंगे डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और आपके यहाँ से लेके चलेंगे कराची से लाहौर की तरफ, जहाँ पे कुछ इंडिविजुअल डिसीजंस ने स्कूल के मालिकान और वालदैन को कर दिया है परेशान। बिल्कुल, वो एक मुनफरिद फैसले के बाद परेशान किया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाहौर में स्मॉग भी है, फॉग भी है, और फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से ये फैसला किया गया है कि 27 नवंबर से 15 जनवरी तक के लिए स्कूल्स हफ्ते में 3 दिन बंद रहेंगे। इस पे भी मिला जुला रद्दअमल सामने आ रहा है। जो वालिदैन हैं वो कुछ कह रहे हैं, जो स्कूल एसोसिएशन है उसका कुछ और इसके ऊपर रद्दअमल आ रहा है। मुझे एक सवाल आ रहा है शाहजेब, और वो सवाल ये है कि भाई कल हमने परसों कवर किया कि हफ्ते में 3 दिन स्कूल बंद होंगे, ऐसा ही है? गलत तो नहीं बोल रही? ठीक है, हाँ बिल्कुल 3 दिन बंद करेंगे, 4 दिन बच्चे स्कूल आएंगे। कल हमने ये बात की, खुदा खुदा करके बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए, नॉर्मल हालात शुरू हुए, हमें ओमिक्रॉन का भी हमें परेशानी है। मुझे एक सवाल का जवाब ये फैसला करने वाली बता दें कि जिस तीसरे दिन आपने छुट्टी करने का फैसला किया है, आपको पता है उस दिन फॉग होनी है? नहीं, और एक और जो सवाल उठाया जा रहा है ना, वो सोचने की बात है, क्या उस दिन फॉग होनी है? आपको पता है, आपको मौसम का मालूम है कि उसी दिन फॉग होगी जिस दिन आप छुट्टी करें? लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि 3 दिन स्कूल बंद रखे जाएंगे, क्यों? तो क्या 3 दिन बंद रखने से कोई फर्क पड़ेगा? इस पे कुछ जो एसोसिएशन वाले हैं वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या जो फजाई आलूदगी है, जो फॉग है, वो स्कूल खोलने की वजह से हो रही है। तो इसी पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया ऑल पाकिस्तान प्राइवेट फेडरेशन के मरकजी सदर काशिफ जावदानी साहब ने। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। काशिफ साहब, आपका क्या ख्याल है, 3 दिन स्कूल बंद होने से क्या फर्क पड़ेगा? और सिर्फ हम लोग परेशान हैं, मतलब जो स्कूल्स वाले हैं, जो बच्चे हैं, जो वालिदैन है, वो परेशान है, या आप लोग भी परेशान हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम मौजू के लिए मदऊ किया है। सिलसिला ये है जी, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो हमने पिछले 1 हफ्ते से जो एक्टिविटी हम देख रहे हैं उससे बिल्कुल रत्ती बराबर भी नहीं फ़र्क पड़ा। मैं सुबह ही 3-4 बजे सुबह के टाइम पे भी मैंने AQ लेवल चेक किया लाहौर का, और वो 350 प्लस चल रहा है। ये उस वक्त की बात है, फजर का टाइम है, उस वक्त ना तो बच्चे बाहर हैं, ना कोई वो स्कूलों के लिए जा रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। तो फिर फ़र्क का पड़ कहाँ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। दूसरी मैं आपको बात ये बताता चलूँ कि ये जो फैसला लिया गया है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट की मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये फैसला लिया है CM की एक मीटिंग में बैठे हुए, और इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, और प्राइवेट सेक्टर को भी नहीं इन्वॉल्व किया गया। तो अब आप ये इस तरह की जब डिसीजंस आप लेंगे और इसकी जल्दी से इस तरह के लेंगे, तो आप इसके रिजल्ट को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कोई अच्छे निकलेंगे। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है जो पंजाब गवर्नमेंट को उन्होंने 10 साल दी, एक रिपोर्ट दी है, उसमें 45% ट्रांसपोर्टेशन की ये वजह बनती है, पोल्यूशन जो है, 25% जो है वो आपके इंडस्ट्री जो है, 20% क्रॉप्स बनती है, 12% जो है वो पावर सेक्टर बनता है। अब सिलसिला ये है कि सिर्फ अगर आप 45% ये लोग ये समझ रहे हैं मिनिस्ट्री वाले कि ये 45% ये बच्चे हैं जो स्कूलों में और इसको कर रहे हैं, ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी चल रही है और सब कुछ चल रहा है, और ये कह देना कि सिर्फ बच्चे की वजह से ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो दरम बरम हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रही है, स्कूलों में जाने वाले स्कूल गोइंग बच्चे हैं। अब आप देखें कि यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं तालिब इल्म है, वो यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, और यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो लाहौर की अगर मैं बात करूँ वो तो 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें हज़ारों तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, रात 10 बजे तक वो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते रहते हैं। तो वहाँ भी ट्रैफिक का लोड मुसलसल पड़ रहा है। यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, सिर्फ स्कूलों को बंद कर देना और कॉलेजेस को बंद कर देना, ये कोई दबर आना कोई फैसला नहीं है। अच्छा,
अच्छा काशिफ साहब, आपकी अगला सवाल आपसे करूंगी। आपने ये बात बताई कि जी किसी से पूछा नहीं, किसी से मशवरा नहीं लिया, तो आप लोगों ने क्या ये किसी हुकूमती नुमाइंदे से आप लोगों की बात हुई है कि भाई ये आप लोगों ने किससे मशवरा करके इतना बड़ा फैसला कर लिया? आया आपको कैसे पता चल गया कि जिस दिन आपने बच्चों की छुट्टी की है उस दिन स्मॉग नहीं होगी या फॉग नहीं होगी, या उस दिन बच्चों के लिए एयर जो है वो खराब होगी इसलिए हमने छुट्टी दे दी? इसका फैसला कैसे किया उन्होंने? कहाँ से उनको पता चली है? कौन से उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था? जी, ये मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई कि इन्होंने ये फैसला क्यों किया, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में जो है इसके हवाले से केसेस भी चल रहे हैं स्मोक के हवाले से, और इनको महकमा को रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। लेकिन अलमिया ये है कि रिपोर्ट तो वो दे रहे हैं, लेकिन उसका जो सदेबाब करने के जो तरीके हैं उनके पास सिर्फ यही है कि स्कूल बंद कर दिया जाए। अब ये जो एक वाइज डिसीजन किसी भी हल्के से हमने पूछा है या पूछ रहे हैं, एजुकेशन के अलावा भी आप देखें तो ये कोई वाइज डिसीजन नहीं लग रहा। अब आपने कहा कि मुशावरत हुई है, आप यकीन करें कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को भी नहीं पता था कि फैसला ले लिया गया और छुट्टी का, और हफ्ते में तीन दिन छुट्टी होगी। और आप ये देखें कि प्राइवेट सेक्टर जो है कोरोना की वजह से, यानी कि आपके लिए भी उतनी ही न्यूज़ थी जितनी हम लोगों के लिए थी। एग्जैक्टली जी, हमें तो एक दिन पहले बताया गया कि आपने अगले दिन स्कूल बंद करने हैं, और हमें डीसी साहब ने बुला के लाहौर में मीटिंग की और उन्होंने कहा जी ये फैसला आ गया, बड़ा ऊपर से फैसला आया है, हमारी मजबूरी है, आप सबको ये करना पड़ेगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है जिसका ये काम है, वो समरी या रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को क्यों नहीं देता, और हम प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं। अगर मैं आपको लाहौर की बात करूं, साथ साथ एक सवाल करते चलूं, आपने कहा पता नहीं था, आप लोगों को शौक लगा। जी कर साहब सुनिएगा, आपने कहा हमें शौक लगा, एक दिन पहले बोला स्कूल बंद कर दो, हम लोगों को पता चला जी आज हमने इस हवाले से बात करनी है। बात यह है कि जब हमेशा से ये बताया गया है, बड़े बुजुर्गों ने किताबों में, साइकोलॉजी ये कहती है कि जब छोटा कच्चा जहन होता है उस वक्त उनकी पर्सनालिटी बन रही होती है, उस वक्त उनकी पर्सनालिटी एक शेप ले रही होती है। जिस जमाने में उन्होंने कोविड देखा, हमारी नस्लों ने कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी। एक तो वैसे वो एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरे, कभी स्कूल जा रहे कभी नहीं जा रहे, आज जाना है नहीं जाना, 2 दिन जाना है फिर नहीं जाना, फिर जाना है फिर एकदम से बंद हो जाना है, फिर हमें 4 दिन जाना है फिर 3 दिन जाना है। उन नन्हे दिमागों पर, उनकी सोचों पर, उनकी प्लान्स पर और उनके फ्यूचर के ऊपर कितना असरअंदाज होगा ये अमल, जरा बताएं। देखिए, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जो एकेडमिक ईयर है जो हमारा अभी चल रहा है कोरोना की वजह से, आम दिनों में जब कोरोना नहीं था तो 140 डेज होता था, और इंटरनेशनली इसको 245 डेज कहा जाता है कि एकेडमिक ईयर आपको बच्चे को पढ़ना चाहिए। लेकिन कोरोना की वजह से अलमिया ये है कि 60 से 70 दिन की 2 सालों में पढ़ाई हो रही है। हर साल जो है 2020 और 2021 में 60 to 70 डेज सिर्फ पढ़ाई हुई है। और अभी जो दिसंबर अभी जो चल रहा है, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि एक इसकी तरह की रिकमेंडेशन दी जा रही है कि इसको अर्ली विंटर वेकेशंस दे दी जाए, और विंटर वेकेशंस को 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक किया जाए, क्योंकि ये पिछले साल भी 2-3 सालों से ये सिलसिला हो रहा है कि जनवरी तक एक्सटेंड किया जा रहा है इसको, इस मामले को, और 15 जनवरी के बाद स्कूल खुलते हैं। अब जो इनका गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, उन्होंने 27 नवंबर से लेकर जो है 15 जनवरी तक का ये कहा है कि आप छुट्टी में रहेंगे, और ये तकरीबन 50 दिन बनते हैं। और इन 50 दिनों में जो है बामुश्किल 15 दिन पढ़ाई होगी, जिसमें बच्चों का फिर वो एकेडमिकली जो है वो ईयर का वो भी हर्डल होगी, फिर उनके लर्निंग जो बहुत बड़ा फिगर दिया आपने, 50 दिन की बात कर दी आपने। बहुत शुक्रिया शेख जावेदानी साहब, आपने जो ये वाली बात है। शाजिब देखो, हम दोनों बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आप हमारे साथ आए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही है कि एक तरफ पंजाब हुकूमत को ये देखना चाहिए कि पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए, भट्टे बंद किए जाएं, पॉल्यूशन को रोककर, और इसका हल निकाला जाए कि फॉग का क्या हल हो सकता है। लेकिन स्कूल बंद करना इज नॉट द ओनली ऑप्शन। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, यहाँ छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। वेलकम बैक। पावरफुल मुक्कों की अब बात करते हैं माया, क्योंकि आप भी वैसे मुक्के चलाती रही हैं, वैसे ही बॉक्सिंग करती रही हैं। मोहम्मद वसीम की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है फखरे पाकिस्तान ने, और सिल्वर टाइटल जीता है WBC में। आपको बताने चले वो सिल्वर चैंपियन बन गए हैं मोहम्मद वसीम। आज हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने नॉकआउट किया है कोलंबियन बॉक्सर को, तो उन 12 राउंड्स की बात भी करेंगे। मोहम्मद वसीम रिंग में भी गए ना शाजिब? बिल्कुल रिंग में, इसी पर बात कर लेते हैं।
पहले पाकिस्तान पहले मुसलमान बॉक्सर हैं जिनको ये एजाज हासिल है। 2 बार सिल्वर चैंपियन वो बन चुके हैं। मोहम्मद वसीम हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। मोहम्मद वसीम खुशामदीद कहेंगे, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बहुत बहुत मुबारक हो आपको मोहम्मद वसीम। कैसा महसूस कर रहे हैं? पाकिस्तान का नाम रोशन आप बार बार कर देते हैं, सिल्वर चैंपियन WBC के 2 बार बन चुके हैं, ये एजाज आपको हासिल है, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या जज्बात हैं, पहले तो ये शेयर कीजिएगा। बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी खुशी हुई कि मैंने दोबारा 6 साल के बाद अपना टाइटल जीता और फिर उसके साथ ही WBA वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर वो भी जीता और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया। अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ अपनी विक्ट्री। अच्छा, आपकी जो चोट है वो भी वाज़ेह हो रही है और आपने वाकई बहुत सख्त मुकाबला किया होगा, हमें यकीन है इस बात का। ये बताइएगा कि 2 बार आप सिल्वर चैंपियन बन चुके हैं WBC के, जो बाकी बॉक्सर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, ख़ास तौर पर आप, क्योंकि जो पाकिस्तानी नौजवान बॉक्सर्स हैं वो बॉक्सिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, उनको मौके नहीं मिलते हैं, वो इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर जा नहीं पाते। आप पहले पाकिस्तानी और पहले मुसलमान बॉक्सर हैं, ये एजाज़ भी पाकिस्तान को हासिल है, लेकिन इसके साथ साथ जो नए आने वाले बॉक्सर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले आप ये बताइएगा हमें। पहले तो मैं ये मैसेज तो उन बॉक्सरों को ये दूंगा कि वो अपना मेहनत जारी रखे और हार्ड वर्क करे, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक आपको सिला देगा। मैं 1 साल के बाद रिंग में आया, लेकिन इस पैंडेमिक में भी मैंने अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू रखा। इवन जिम्स भी बंद थे, कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं था और मैं पाकिस्तान में स्टक था और पूरा 1 साल मेरा जाया हुआ, लेकिन मैंने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी। तो ये यंगस्टर जो फाइटर्स हैं उनको मेरा यही पैगाम है कि हार्ड वर्क आपको इंशाल्लाह एक न एक दिन पे करेगा। अच्छा वसीम, ये बताइए कि अभी शाहजेब ने आपसे कहा कि आपके चेहरे से साफ अयां है आपकी ऑब्वियसली जो आपकी इंजरीज हैं आपकी रिंग के बाद की और आपके मुकाबले के बाद की, लेकिन क्या ये समझना और ये सोचना जो है वो गलत ना होगा कि एक फ़ाइटर के लिए उसके तमाम जो ये ज़ख्म होते हैं ये किसी तमगे से कम नहीं होते, किसी अचीवमेंट से कम नहीं होते, किसी फ़ख्र से कम नहीं होते? क्या बात सच है? बिल्कुल। मुझे तकरीबन इस फाइट में 20 स्टिचेस लगे हैं। मुझे दूसरे राउंड और पहले राउंड के बीच में मुझे हेडबट लगी थी, उसका सर, और बहुत बड़ा इंजरी हुआ था। लेकिन ये इंजरीज आप विक्ट्री के बाद इनको आप इंजॉय करते हैं इस लेवल पर, जब आप फाइट जीतते हैं तो फिर ये इंजरीज आपके लिए मतलब बहुत ही नॉर्मल है हमारे लिए। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इतना बड़ा टाइटल और ग्रीन फ्लैग पूरी दुनिया में 12 राउंड्स के बाद वसीम, 12 राउंड्स के बाद, बहुत बड़ी बात। अच्छा, अब कुछ इस तरफ आ जाते हैं मोहम्मद वसीम के आपने बॉक्सर को नॉकआउट किया, 12 राउंड्स खेले। 12 राउंड्स खेलना कितना मुश्किल होता है, और जब आप रिंग में उतरते हैं तो क्या सोच रहे होते हैं, किस सोच के साथ रिंग में उतरते हैं कि आज इस बॉक्सर के साथ आपने क्या करना है? क्या जज्बात होते हैं, क्या ख्यालात होते हैं, क्या आपका मिशन होता है? बॉक्सिंग एक बहुत डिफरेंट स्पोर्ट है, दुनिया में सबसे सख्त स्पोर्ट बॉक्सिंग है, क्योंकि आप सबसे पहले आप अपने वेट के साथ लड़ते हो। मैंने इस कैंप में अपने वेट को तकरीबन 14 किलो मैंने कम किए और मैं फ्लाई वेट जो मेरा वेट है उस पे मैंने अपना दोबारा से टाइटल। और अभी क्या है? मैं 64 किलो से मैं 50.8 किया था मैंने, तो कोई आई थिंक 14 किलो से ज़्यादा थे। तो उसमें आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन वो देते हैं आपके मैनेजमेंट, और आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो इंग्लैंड में जो मेरा न्यूट्रिशन है स्टीवन फ्लॉयड, वो मुझे प्रॉपर लुक आफ्टर कर रहा था, और मेरा पूरा टीम इतनी बड़ी फाइट के लिए। तो आप ने देखा कि मेरी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी हुई थी कि 12 राउंड तक मैं लड़ा
और मैं 10th राउंड में थोड़ा सा अच्छा, और मैं इसी तरफ आ रहा था मोहम्मद वसीम, आप डाइट की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपके ट्रेनर भी आपको बताए, डाइट प्लान मोहम्मद वसीम आपका होता क्या था, क्या खाते थे आप, क्या करते थे? डाइट प्लान रोज़ाना चेंज था, और मुझे हर मॉर्निंग में मैं अपने जो मेरा न्यूट्रिशन था उसको अपना वेट बेचता था, और फिर वो मुझे मेरे पास पूरा लिस्ट है और पूरे वीक का मेरा जो खाने का लिस्ट है वो होता था। फिर वो हमें कुक दिया गया था, वो कुक वो खाना पूरा बनाता, और जिसमें मतलब ना सॉल्ट ना ऑयल कुछ भी नहीं, और आपको वेट करके खाना देते हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। 30 ग्राम ये 20 ग्राम ये, तो ऐसा ही है, डिफरेंट थिंग्स है। कैलकुलेटेड। जी बिल्कुल, वो डिफरेंट थिंग्स मतलब वो आपको देते हैं। बिल्कुल उसके ऐसा बाद है। आपकी अच्छा वसीम, ये फिटनेस बताइए बहुत- कि यंग बॉक्सर्स के लिए मैं चाहूंगी कि आपने माशाल्लाह ये एक जी, अब मैं चाहूंगी वसीम के देखें आपने ये अचीवमेंट की, आपने सिर्फ ये नहीं कि आपने माशाल्लाह ये बेल्ट भी हासिल की या आप जीत भी गए टूर्नामेंट, या एजाज़ आपने अपने नाम कर लिया, आपने कोविड के बाद दोबारा रिंग में आप गए, उसके बाद जो है आपने एक बहुत ही मुश्किल जो है वो एक मैच आपने सामना किया उसका, तो आप बहुत सारी चीज़ों से आप गुजर चुके हैं। अब आप एक उस जगह पर आ गए हैं कि यंग बॉक्सर्स अब आपसे रखते हैं उम्मीद। अब आप ये बताइए, जिनको रास्ता नहीं मिलता, जिनको गाइडलाइन नहीं मिलती, जिनको पता नहीं है कहाँ जाना है, जिनको पता है कि हमारे अंदर ये टैलेंट है, हम क्या करेंगे, उनके लिए आप क्या करेंगे और उनको क्या करना चाहिए? मैंने अपनी मैनेजमेंट और प्रमोशन से बात की है इस बारे में। सबसे पहले तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो फाइटर्स हैं। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में टैलेंट है, ख़ासकर बलूचिस्तान में जो बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर बॉक्सर्स मैंने देखे थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं जब आप जीतते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि वो भी इतने बड़े लेवल पे आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे और अपने कंट्री अपने फैमिली का नाम बनाए। तो मेरा तो उनको यही मैसेज है कि मेहनत करें, और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा जिम बना लूँ यहाँ पे पाकिस्तान में, जिससे फिर मैं इस तरह के जो अच्छे टॉप क्लास के फाइटर्स हैं इनको मैं अपने तरीके से बाहर जी। अच्छा, एक सेकंड, लड़कियों के लिए सवाल करना चाह रही हूँ मैं शाज़ेब यहाँ पे। बिल्कुल आपकी। हाँ, मैं एक सवाल करना चाहूंगी वसीम आपसे। ये शाज़ेब कोई सवाल कर रहा था, लेकिन मुझे अब एक सवाल अचानक से आ गया। मैं किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कुछ महीने में ले चुकी हूँ कुछ सालों पहले, तो ये मुझे एक सवाल है, देखो शक्ल कैसी बनाता है। मेरी बात ये बताइए, क्या ख़वातीन को बॉक्सिंग और इस तरह के स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए? क्या आप उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के इरादा रखते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, हमारे साथ जो हमारी मैनेजमेंट है MTK, हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा है फीमेल्स, लेकिन पाकिस्तान से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब जो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन है उन्होंने अभी स्टार्ट किया है कि वुमेन बॉक्सिंग शुरू हो गई है। तो बॉक्सिंग काफ़ी अच्छा है, पूरी दुनिया में काफ़ी टॉप क्लास के जो बॉक्सर्स हैं, आपको शायद पता हो अगर आप केटी को जानते हो, वो वर्ल्ड चैम्पियन है, आयरिश वर्ल्ड चैम्पियन है केटी, वो हमारे मैनेजमेंट में है, और वो अनडिफीटेड है। उसने 25 फाइट्स किए हैं उसके पास, वो यूनिफाई वर्ल्ड चैंपियन है। तो मतलब क्यों नहीं कर सकते, लड़की हैं तो बहुत मतलब सेम लाइक मेंस वो भी अचीव कर सकते हैं। हर फील्ड में बहुत आगे जा रही हैं। मोहम्मद वसीम आखिर में अचीव कर सकती हैं, बिल्कुल। मोहम्मद वसीम, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, बहुत सारे वहाँ पर यंग बॉक्सर्स होंगे, बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे, लड़कियाँ भी लड़के भी यकीनन होंगे जो चाहते हैं बॉक्सिंग की फील्ड में आना। इससे पहले माया ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन मैं स्पेसिफिकली ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि गैर मुल्की बॉक्सर्स हैं, उनका जो एक्सपोजर है, वैसा एक्सपोजर हमारे जो ख़ासतौर पर बॉक्सर्स हैं या दीगर एथलीट्स हैं उनको नहीं मिल पाता। इसके लिए हमें हमारी हुकूमत को क्या चाहिए ताकि वो जो बॉक्सर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर तैयार हो सके इजीली? देखिए, हमारे पास कुछ मतलब हमारे लोगों के पास टैलेंट तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, सहूलत जिस तरह मतलब जिम्स नहीं है हमारे पास, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम बाहर जाके खेलें। हमें किसी यानी जैसे कि मैं जाता हूँ या इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान, कोरिया, इस तरह कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे अपना स्किल दिखाते हैं, तो वहाँ से आपको कोई लोग
मतलब प्रमोटर मिल जाए, मैनेजर मिल जाए जो आप पे पैसा लगाए और आपको ऊपर लेके आए। वो उसमें ये होता है कि उनका भी बिजनेस होता है, उनका भी नाम होता है और आपको भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती है उससे। तो ये यहाँ पे हमारे पास मतलब पाकिस्तान में इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। Very हमारे true. लोग यहाँ पर बहुत मतलब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद, वक्त निकालने के लिए। और किसी और कॉन्टेक्स्ट में ना लिया जाए, लेकिन लड़ते रहिए और जीतते रहिए और पाकिस्तान का और मुसलमानों का नाम रोशन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू भाई। अब आगे बढ़ने से पहले शाहजेब, कितना अच्छा लगा ना वसीम से बात बिल्कुल, करके। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा एजाज है और ऐसे ही हम चाहते हैं आगे भी अच्छा लगता रहे। लेकिन आगे बढ़ें तो आपको ये बताएं कि एक मिस्टीरियस डिजीज है माया, जी, और उसकी cutis डिटेल्स flexi। आपको मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर मालूम है। आप बताइएगा, क्योंकि मैंने ये सुना है कि कुछ जो बच्चे हैं वो बहुत कम उम्री में बूढ़े लगने लगते हैं। क्या वजह है इसकी? सी इट्स बाय बर्थ डिजीज़। अभी आज हम स्टोरी बता रहे हैं वो क्यूटिस फ्लेक्सा डिजीज़, जिसके हवाले से ये पैदाइशी जो है ये डिज़ीज़ होती है पैदा। और ये एक हिंदुस्तान में दोनों जो बहन भाई हैं, आप इनको देख सकते हैं, जो कि पैदाइश से ही इनको डायग्नोज हो चुका था। इनके चैलेंजेस ये होते हैं इस तरह के तमाम लोगों में जिनमें क्यूटिस फ्लेक्सा यानी कि CL डिजीज़ पाई जाती है। इनकी सिर्फ स्किन और लुक इनकी बूढ़ी नहीं होती, इनके जो बोन्स होते हैं, इनके जो अंदर इनके ऑर्गन्स होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं ये उतने, जैसे किसी भी ज़ईफ़ या किसी भी बूढ़े होने वाले इंसान के ऑर्गन्स वीक होते हैं, बोन्स वीक होती हैं, ये उनके वैसे। और आपने अक्सर नोट किया होगा जिनकी एज बड़ी होना शुरू हो जाती है वो उसमें उनकी बोन्स और कमर और झुकना शुरू हो जाती है। यही चीज़ जो है CL के तमाम पेशेंट्स जो फेस करते हैं उनके अंदर होती है। लेकिन ये इतने पुरुमीद दोनों बहन भाई हैं कि ये पढ़ना भी चाहते हैं, ये आगे बढ़ना भी चाहते हैं। इनकी एक ऐसी बहन है जो कि जिसको ये CL डिजीज़ नहीं, और वो कहती है कि मैं इसलिए फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरे बहन भाई दुनिया में सबसे मुनफरद हैं, लाखों करोड़ों में हैं ये मेरे मुनफरद हैं। इनके नाम हैं अंजलि और कीशु। ये दोनों बहन भाई अंजलि और कीशु कितने खूबसूरत हैं और इस बीमारी की वजह से उन्होंने हार नहीं मानी, वो अपनी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजार रहे हैं और ऐसा ही करना चाहिए माया, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं, कभी हारनी चाहिए। देखिए जो ये अंजलि हैं इनकी उम्र 13 बरस है और इनके जो भाई हैं वो किशु, उनकी उम्र सिर्फ 6 बरस है। अच्छा, अंजलि पहले पैदा हुई, ठीक है, अंजलि को भी ऑब्वियसली CL था, ठीक है, लेकिन जब केशु को भी हुआ तो उन लोगों को ये हुआ कि हमारा दूसरा मतलब एक बेटा हुआ, क्योंकि 2 बेटियां हैं इनकी और एक बेटा है, तो बेटे को भी उनका हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, होता किन वजूहात से है, क्या पाकिस्तान में भी ये आ सकता है, इस हवाले से और बहुत कुछ जो है हमारे सवालात का जवाब देंगी डॉक्टर उज़मा वहीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक बहुत ही आम सवाल CL डिजीज़ को लेके वो मेरा ये है कि ये डिजीज़ ये कैसे होती है, क्या इसको वक्त से पहले डायग्नोज किया जा सकता है, क्या इसका इलाज मुमकिन है, और पाकिस्तान में क्या ये क्यूटिस फ्लेक्सा डिजीज़ कॉमन है या नहीं? जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्यूटिस फ्लेक्सा है क्या। क्यूटिस फ्लेक्सा एक बहुत रेयर कंडीशन है जो कि 2 मिलियन लोगों में से किसी एक बच्चे को होती है। बेसिकली होता क्या है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। कनेक्टिव टिश्यू वो चीज़ है जो कि हमारी बॉडी में हर जगह मौजूद है और ये हमारे बेसिकली ऑर्गन्स को, एक दूसरे ऑर्गन को सपोर्ट करती है, उन ऑर्गन्स को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं जिसमें से ये मतलब कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक होती है इलास्टिक फाइबर्स। अच्छा, अब जो क्यूटिस फ्लेक्सा है इसमें इस इलास्टिक फाइबर्स की जो है वो डीजनरेशन हो जाती है, जीन म्यूटेशन, यानी कि वो जीन जो कि इलास्टिक फाइबर्स को कंट्रोल करती है वो उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं और फिर इलास्टिक फाइबर्स अपनी सही तौर पे काम नहीं कर पाते। जब वो सही तौर पे काम नहीं कर पाते तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो स्किन है, उस जो हमारी नॉर्मल स्किन है उसके अंदर एक तनाव होता है, वो हमारे इलास्टिक फाइबर्स की वजह से होता है। जब ये चीज़ इस सही से प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो स्किन बिल्कुल ढलकी हुई, स्किन बिल्कुल जैसे बूढ़ों की स्किन होती है, ड्रूपिंग स्किन जिसको हम कहते हैं, पेंडुलस स्किन जो कहते हैं, उस तरह की हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये चीज़ जो है कि आपने जो पूछा, ये सिर्फ स्किन की बीमारी नहीं है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू पूरी बॉडी के अंदर मौजूद है तो ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। लेकिन इसकी स्किन हमारे बिल्कुल ज़ाहिरी एक स्ट्रक्चर है तो इससे सबसे ज़्यादा कॉमनली आपको ही नज़र आती है। रही बात पाकिस्तान में कॉमन होने की, क्योंकि एक वैसे ही डिजीज़ बहुत अनकॉमन है,
रेयर कंडीशन है। तो पाकिस्तान में इसके सिवाय शायद एक आध केसेस के अलावा और कोई ऐसे केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। लेकिन क्या ये जेनेटिक हो सकती है डॉक्टर साहब? ये जेनेटिक हो सकती है, नहीं हो सकती? बिल्कुल बिल्कुल, ये जेनेटिक ही होती है। देखिए, ये जो क्यूटिस लेक्सा है ना, एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब ये कि बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्वायर्ड। मोस्ट कॉमनली ऑटोसोमल यानी कि जेनेटिक ही होती है, लेकिन एक नॉर्मल बच्चा भी यानी कि नॉर्मल टाइम गुजारने के बाद भी वो इसको ले सकता है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, कोई मेडिकेशन की वजह से, या कोई इसको ऐसा ऑटोसोमल डिजीज यानी कि हमारी बॉडी ने ही हमारे खिलाफ कोई ऐसी एंटीबॉडीज बना दी जो कि इलास्टिक जनरेट कर दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। यहाँ छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे हम किस पर बात करने जा रहे हैं? मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने अब्बा मरहूम के शहर मुल्तान में आज लेके जा रही हूँ। और मुल्तान जो है वो बुजुर्गों का शहर है, सूफियों का शहर है, और मेरे लिए उसकी उनसे ज़्यादा है बिकॉज अब्बा की कब्र भी वहाँ पर है। लेकिन बड़ा ही कमाल काम हो रहा है शाहजेब। आज मुल्तान की इतनी प्यारी खबर है कि मैं सुनकर देखकर मुझे और दिल मेरा जो है ना वो खुशगवार हो गया कि जहाँ इतनी महंगाई हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, people have less hopes with their coming future। उनको पता नहीं है कि यार हम सर्वाइव कैसे करेंगे, हमारे घर में वो रोटी भी बनेगी नहीं बनेगी। हाँ, और हम मतलब सभी, मैंने कभी नहीं सुनी आज के ज़माने में 10 रुपए में कोरमा और 10 रुपए में बिरयानी, यानी कि एक इंसान फ़कत 10 रुपए में, सिर्फ 10 रुपीज़ ओनली में एक वक्त का खाना खा सकता है। कैन यू बिलीव दिस? और ये अच्छी बात इसलिए कि जो सफ़ेद पोश अफराद हैं वो अवॉइड करते हैं जहाँ पर मुफ्त खाना मिल रहा होता है, तो वो 10 रुपए देकर ये सस्ता खाना हासिल कर सकते हैं, जिसमें चिकन कोरमा भी है, मटन कोरमा भी है, बिरयानी भी है। मेन्यू भी बहुत अच्छा रखा गया है और यही वजह है कि जो साजिद जमील साहब हैं उन्होंने इस दस्तरखान का आगाज़ किया है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ का रुख करते हैं और यहाँ पर आकर बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी होती है, खाना खाते हैं और लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है इन साजिद साहब ने इस तरीके से कि सस्ता खाना दिया जा रहा है। सस्ता खाना, और नाम ही सस्ता खाने के हवाले से, लेकिन मैं इमेजिन नहीं कर सकती, कोई सोच भी नहीं सकता। आई वॉज थिंकिंग कि अब जरा अब्बा की तरफ जाके जरा फातिहा भी उस तरफ पढ़ी जाए, उधर शहर भी जाया जाए वाले साहब के, क्योंकि और इसको मैं ज़रूर देखूंगी जाके, और हो सका अगर मौका लगा तो मैं ज़रूर एक बार खाकर आऊँगी सस्ता खाना पे खाना। वाकई में 10 रुपए में नामुमकिन सी बात है। फी ज़माना इस तरह की अगर आप कभी मंजर देखें और तस्वीर आपके सामने आए तो दिल आपका सबसे पहले कहता है पॉसिबल नहीं, हो नहीं सकता। महंगाई देखो, हालात देखो, दही की कीमतें देखो, चिकन तो बहुत दूर की बात है, गोश्त तो बहुत दूर की बात है। ये तो वही वाली बात है ना, कल जफर जेटीसी के बोल रहे थे सफर साहब कि ये तो बहुत लग्जरी में आ गए अंडे, ये गोई तो बहुत बड़ी लग्जरीज आ गई। तो एक आम आदमी जिसकी सफ़ेद पोशी पे अल्लाह पाक ने पर्दा भी रखा हुआ है, और इन्होंने इतनी नेकी का काम किया कि 10 रुपए में एक इंसान की इज्जत पे भी पर्दा रहे और वो एक वक्त का खाना खा सके। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ही की ज़ात है जो हर एक के अमाल पर जिसने पर्दा रखा हुआ है। रब ताला हमारे पर्दों को सलामत रखे। और वाकई में जिस तरह से लोग खा रहे हैं, मैं से भी समझ सकती हूँ कि अगर ऐसे लोग मजीद सोचना शुरू हो जाएं और लोग और शरों में हो जाए, शाजिब कितनी अच्छी बात हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, खिदमत खल्क के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने ये दस्तरखान सजाया है। जैसा कि माया भी कह रही हैं कि बहुत अच्छा होगा, और बहुत सारे लोग हैं भी, ये सिर्फ मुल्तान की एग्जाम्पल नहीं है, इवन कराची में, लाहौर में बहुत सारे अफराद हैं जो ऐसे दस्तरखान सजाते हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, सस्ता खाना हासिल करते हैं। तो ऐसी एग्जाम्पल हमारे पास ये मुल्तान से साजिद साहब की है, साजिद जमील साहब की, जो कि इन्होंने ये दान जो है वो सजाया है। उनसे बात भी कर लेते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं वो शो में। साजिद साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले ये बताइएगा, ये आइडिया आपको कैसे आया, क्या सोचकर आपने ये दस्तरखान सजाया? क्या बात जी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो। ये दस्तरखान जो है ये 3 साल इसको हो गए हैं, और इसके अंदर हम मुख्तलिफ जो मेन्यूज़ हैं वो हम शेयर करते हैं, जिसमें कुछ का आपने नाम लिया, कुछ में दाल चावल, चने की पुलाव, दाल रोटी, यानी कि जो एक आम आदमी की ग़िज़ा है वो भी सर्व की जाती है, साथ साथ कोरमा और कभी स्पेशल माशाल्लाह।
तो ये बेसिकली आइडिया ऐसे आया कि हमारे दीन इस्लाम के अंदर भी खुद इस चीज़ पे बहुत ज़ोर दिया गया है कि आप लोगों का ख्याल करें, उनकी भूख जो है इस्लाम के अंदर किसी भूखे को खाना खिलाना बड़ा बेहतरीन अमल है। तो वो एक जज्बा था, उसको लेकर मैंने दोस्तों के साथ शेयर और हमने कहा कि हम खाना जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। तो हमने साथ साथ फ़ी सबीलिल्लाह भी शुरू किया, लेकिन एक कम्युनिटी है जो कि सफ़ेद पोश है, वो ये देखती है कि कहीं हम बैठ के अगर खाना खा रहे हैं कोई हमें देख लेगा तो ये ना समझे कि खिराती खाना है। तो हमने उसके लिए ना 10 रुपीज़ जो है हमने उसके लिए एक अमाउंट रख दी ताकि खाने वाला ओनरशिप फील करे और उसको ये एहसास ना हो कि जी मैं कोई खिराती खाना खा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जब से लगा है तब से ये चल रहा है और जो बिल्कुल और बिल्कुल जो ऐसा ही है। ये मैं आजकल पूछ मुल्क रही की थी हालात आपसे हैं शाहिद साहब शेख कि खुर्दनोश 10 रुपए में पॉसिबल नहीं है। मैं भी शाहजेब से भी ये बात कर रही थी कि 10 रुपए में पॉसिबल नहीं है। 150 से जायद या 150 से कम तो मैंने कभी कोई प्लेट नहीं देखी। तो उसमें 10 रुपए में आप कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह आप कर पाते हैं? ये एक बिल्कुल ही नाकाबिले यकीन मंजर है जो मैं इस वक्त देख रही हूँ अपने स्क्रीन पर। जी देखें ये ऐसे है कि एक जिस तरह सब्सिडी होती है ना, हम लोगों ने अपने जो हमारा हल्का अहबाब और मेंबर्स हैं वो मिलके जो है ना उसकी कॉस्ट को पूरा करते हैं, क्योंकि सब लोग खाना बना के तकसीम करना एक मुश्किल काम है। तो ये एक प्लेटफॉर्म बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसके अंदर अपनी डोनेशंस और अपने ये जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो हमसे शेयर करते हैं और हम उसकी एक प्राइस रख के जो है ना वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये आपने मैनेज इस तरह किया हुआ है, ऑर्गेनाइज इस तरह किया हुआ है, इसको आपने डिज़ाइन इस तरह किया हुआ है कि अगले की भी इज्जत रहे, उसका पर्दा भी रहे और साथ में ही दस्तरखान चलता भी रहे। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ एक जो है सस्ता खाना से पाकिस्तान में सफ़ेद पोश लोगों की या उस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की मदद नहीं हो सकती। मुझे लगता है और भी इस तरह के दस्तरखान होने चाहिए और हैं भी माशाल्लाह से, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमें थोड़े और लोगों की ज़रूरत है क्योंकि अभी पाकिस्तान को और बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ से जो लोग आपके दस्तरखान से खाकर जाते हैं तो उनकी क्या कैफियत होगी कि यार 10 रुपए में हम खा के जा रहे हैं। उनको भी पता है ये कीमत जो है इसकी इतनी नहीं है, लेकिन कम से कम उनका पर्दा होता है। उनके चेहरे के तासुरात कैसे होते होंगे? देखिए जी, जब इंसान को भूख लगी हो तो उसको सिवाय खाने के और कुछ नहीं सोचता। ये एक फितरती अमल है, सारे काम एक तरफ हो जाते हैं। तो हमारे पास जो लोग आते हैं और आजकल जिस तरह मुल्की हालात हैं, बेरोज़गारी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं उन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया होता, मजदूरी के लिए भी बैठे हैं। अगर मजदूरी नहीं लगी तो खाली पेट जो घर जो वो जाते हैं, कम से कम वो यहाँ पर आके जो है ना पेट भर के खाना खा लेते हैं। और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 10 रुपये में आप एक दफ़ा खाएंगे, आप ट्वाइस और थ्राइस 3 दफ़ा भी खा सकते हैं। तो जो उनके चेहरों पे बाद में खुशी आती है यकीनन वो देखने वाली होती है और वही हमें मोटिवेट करती है कि यार ये इस तरीके से मज़ीद लोगों में जो है ना खुशियाँ बांटें। सिर्फ अवेयरनेस और दूसरी चीज़ें। अच्छा, आप मोटिवेशन की बात कर रहे हैं साजिद साहब। जो लोग डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात भी होती हैं, वो कोशिश करते हैं कि मोटिवेशन हासिल भी करें और आगे लोगों की मदद भी कर सकें, उन लोगों का दर्द समझते हैं। आपके लिए कितना मुश्किल था इस सब को कायम करना? कितने मुश्किल हालात थे आपके? आपने उन हालात का सामना कैसे किया? देखें, ये तो हमने आजमाया है कि जब इरादा सबसे मजबूत चीज़ है, जब आप इरादा कर लेते हैं तो कुदरत तमाम मसाइल, तमाम वसाइल आपको प्रोवाइड करती है इसमें, इस काम में। और दीगर जो हम लोग व्हील चेयर स्पेशल पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका भी यही जज्बा है। तो लोग आते जाते हैं, लोग क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही आइडिया है, जिस तरह आप भी शेयर कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस तरह के गैर सियासी एक्टिविटीज़ को भी इतना हाईलाइट करते हैं, जो कि वाकई हमारे माशरे को इस चीज़ इसकी ज़रूरत है ऐसे लोगों की। तो ये काम जी तो ये काम आसान हो जाता है और हर कोई कर सकता है। और मैं कहता हूँ सिर्फ आप दस्तरखान नहीं है, आप जहाँ 3 लोग खाना खा रहे हैं ना, एक फ़र्द का खाना इजाफी आप बना लें तो आप उसी सिस्टम के अंदर शामिल हो जाएंगे। और पाकिस्तान जो है बदकिस्मती से एक क्रॉप ग्रोइंग कंट्री है, लेकिन हम लोग जो है हंगर जो रेट है उसके अंदर भी बहुत ऊपर जा रहे हैं, जो कि बड़ा लम्हा फिक्री है कि लोगों को अशिया खुर्दनोश जो उनके अपने मुल्क में है वो उनको नहीं मिल रही। तो इस तरफ हमें काम करना होगा। आप इसके लिए काम कर रहे हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं।
अल्लाह आपको मजीद कामयाब करे। साजिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, लेकिन हमें एक और जो बहुत ज़रूरी काम के बारे में बात करनी है, वो ऐसा है कि जब जिन घरों में बच्चे होते हैं उनके अचानक से एक रात की सुबह होती है और कहीं से आवाज़ आती है करके आवाज़ आती है, और वो इसलिए आती है क्योंकि समझ नहीं आता एहतियात करें तो कितनी और एहतियात करें तो क्या। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त तमाम जितने भी बच्चे हैं पूरी दुनिया में, मौसम बदलता है, बच्चों की नाजुक नाजुक उनकी ऑर्गन्स होते हैं, उनके ऊपर फौरन से किसी भी मौसम का जो है वो असर। और ये सिर्फ बच्चों का नहीं, आजकल बड़ों का भी वैसे यही हाल है, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बच्चों की कि खांसी, जुकाम, नज़ला और ये मिस्टीरियस वायरस भी कुछ इसकी भी बातें आ रही हैं आजकल कराची में। इसके बारे में बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनोखी खानम साहिबा ने, हमारे स्टूडियो में पहुंच चुकी हैं। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइएगा, ये आजकल जो बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, एक मिस्टीरियस वायरस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ये क्या इशू है? इन माय ओपिनियन क्या हो रहा है कि 2 साल से बच्चे घर पर बैठे हुए थे, ठीक है, तो नहीं हो रहे। अब बच्चे वापस स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, और वालिदैन को ये आदत नहीं है कि मेरे बच्चे जब स्कूल में जाता है ना कि बीमार होता है, तो उनको सडनली झटका मिल रहा है कि मेरा बच्चा हर वक्त बीमार क्यों होता रहता है। मुसलसल से खांसी हो रही है, हाँ। गर्म कपड़े भी पहना दिए, खाने में भी ख्याल कर लिया, फिर भी बीमार। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि ये नॉर्मल है? तो ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स इट हैपेंस। बच्चे को 7 to 8 एपिसोड्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन पर सीजन होती है, ठीक है, और मैंने अपनी क्लिनिक में भी यही देखा है कि 2 साल से बच्चे घर पर बैठे हुए। मेरे पास इतने सारे बच्चे नहीं आए, नज़ला, खांसी, डायरिया के साथ इतने सारे बच्चे नहीं आए। अब स्कूल्स खुले हो गए, अब सडनली आते रहते हैं, और वही बच्चे आते रहते हैं जो हर वक्त हर महीना कुछ हो रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल इस वक्त ये है ना कि जो बच्चे हैं उनमें ऐसी ये खांसी, नज़ला, जुकाम आजकल जैसा कि आप भी जिक्र कर रही हैं मौसम सरमा में आती रहती हैं चीज़ें, लेकिन वालिदैन क्या करें? वो कभी गर्म कपड़े पहनाते हैं, कभी गर्म चीजें खिलाते हैं, कभी वो दवाइयां पिला पिला के बच्चों का बुरा हाल कर देते हैं। उनको करना क्या चाहिए ये बताएं? क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे घर में भतीजा भतीजी भांजा भांजी बहुत है। मैं छोटे बच्चों को मैंने बहुत हमेशा जो है ना वो उनका मैं जो है ना हमेशा रहा हूँ छोटा सा नैनी जैसा, तो वो मैं देखती थी कभी खांसी होती छोटे बच्चों को आप कहते दवा नहीं देनी चाहिए, ये नहीं देनी चाहिए, उनकी तबीयत उनके अभी तो इस वक्त दवा नहीं सही सकते, दे आर टू यंग, टू स्मॉल, टू लिटिल। एक तो आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमें डरा के रख दिया, हम ये करेंगे तो गलत ना हो जाए, ये करेंगे सही ना हो जाए, तो प्लीज बताएं क्या सही है? ओके, पहले चीज है ठंडी मौसम या ठंडा खाना या ठंडा कुछ पीने के लिए ये बच्चे को बीमार नहीं करते हैं, जरासीम बच्चे को बीमार करते हैं। जरा दोहरा दीजिए जो आपने बात जरासीम मैंने आई स्नीज चीखा है ना, यहाँ पर मेरी ड्रॉपलेट्स आए, आपने हाथ लगाकर मुंह पर नाक कर ली, एक्सपोजर हो गई। तो आप सोचो कि बच्चे यही तो ही करते रहते हैं ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझने के बस लिए। सिंपल चीज है। हमारे घरों में कहा जाता है बच्चों को कि कीनू ना खाओ, खट्टा है, गला खराब हो जाएगा। क्या जो आपकी बात है क्या वो बैक्टीरिया की वजह से गला खराब होता है या खट्टा होने की वजह से गला खराब होता है? वायरस। तो पहली चीज है ज्यादा तौर बच्चे को वायरल होती है, ठीक है, और हमें ख्याल रखना कि ये बैक्टीरियल में चेंज नहीं होता। तो इम्पोर्टेंट थिंग्स घर पर जो होने आपने बोल दिया, सही से खाना, ये सारी प्रोसेस फूड, जंक फूड प्लीज खत्म, ठीक है, सही से टाइम पर सोना है, ठीक है, प्रॉपर पर्सनल हाइजीन। इसका मतलब है बच्चे को हाथ धोना चाहिए जब भी घर स्कूल से घर आ रहा है या बाहर से घर आ रहा है, घर के अंदर आ रहा है फौरन जाकर हाथ धोता है। हमारे घर में फौरन जब हम बाहर से अंदर आते हैं ना हाथ धोते हैं, खाने से पहले, खाने से बाद हाथ धोना। हाथ धोने की आप बात करें, अक्सर हम घरों में ये भी कहते हैं बच्चों को कि बच्चों को मिट्टी में खेलने दो, जितनी उनकी कुव्वत मुदाफियत अच्छी होगी। अगर हम बार बार बच्चों के हाथ धुलाएंगे, बार बार केमिकल्स का इस्तेमाल होगा, क्या ये भी गलत है? मैं एक इस पहलू पे बात कर रहा हूं। नहीं, वो बाहर खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, मगर जब वो अंदर आए उनको हाथ धोना चाहिए। वो स्कूल से आ रहे हैं हाथ धोना चाहिए, वो खाना खा के आ रहे हैं उनको हाथ धोना चाहिए। लोग ऑब्सेस्ड हो रहे कि ये साबुन वो साबुन, छोड़ो, एक ही साबुन लेना, वो सारी एक ही चीज है। 40 सेकंड के लिए हाथ धो लेना पानी के नीचे। 2 दफा हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा लें तो वो हो जाता है ना पूरा। मैं वही प्रैक्टिस की, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने यही साइंस मैंने कहा भाई करना है तो ऐसे ही करना है। हम बाहर से आते हैं डॉक्टर साहब, हम हालांकि बड़े हैं ऑब्वियसली, इस तरह के चादर ने कहा कि बड़ों को भी हो रहा है। अब हम बाहर से आते हैं तो मैं किसी से नहीं मिलती, मैं किसी से नहीं मिलती, मैं जा रही हूँ, तब तक मैं हाथ धोऊंगी, शावर लूंगी, चेंज करूंगी, उसके बाद मैं जाके कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम सबको घर में,
और लोग को भी ये याद रखना कि लोग सोचते हैं कि मैं इस बच्चे को ये मल्टीविटामिन दें, वो ये छोड़ दो, अगर एक देना दे दो कोई बात नहीं, मगर फोकस करना बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट पर फोकस करना। आप डाइट की तरफ आ गई तो यहाँ ये सवाल कर लिया जाना चाहिए कि जो 1.5 साल उम्र से लेके 6 साल उम्र तक के जो बच्चे हैं, खासतौर पर सुबह और रात में उनको वालिदैन क्या डाइट दें, खासतौर पर मौसम सरमा में? ठीक है, आपको इट शुड बी थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल की एक ही होनी चाहिए। सुबह में जो हम खाते हैं, अगर पॉरेज या अंडा या जो भी है घर पर जो खिला रहे हैं, मगर हेल्दी डाइट, ठीक है। और एक नया ट्रिक आया है जो इतना नया नहीं होती है, वो रेनबो डाइट होती है कि हर दिन एक नया रंग ये आया, बिल्कुल सही कह रही हैं। यू नो थिंक टेक अ रंग कलर और उस पर सारे खाने उस पर, ताकि ग्रीन्स है तो आज ग्रीन्स है तो सारे जो खा रहे हैं जो ग्रीन है आज हम खा रहे हैं, कल येलो है तो हम, और उसमें सब्जियों फल भी आते हैं ताकि आप सोचने की प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आज क्या खिलाऊं, आज ग्रीन है, हम सारी चीजें जो भी ग्रीन है ग्रीन, और एक एक्टिविटी भी हो जाती है, येलो ग्रीन, हाँ यू नो सर, करके बच्चे एंजॉय भी करते हैं खाने को। अक्सर बच्चे, डॉक्टर साहब मैंने देखा है कि जिस तरह शाहजेब कह रहे हैं कि बच्चों को किस तरह खिलाया जाए, बच्चों की तबीयत थोड़ी सी डाउन होती है तो इमोशनली भी डाउन हो जाता है, नहीं खाना, नहीं दिल चाह रहा, तबीयत ठीक नहीं है, उस सूरत में बच्चों को इस तरह आपने एक आइडिया बताया, ये भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा कोई और अगर हमें तो जब बच्चे, तो ये याद रखना हमारा जो बॉडी है ना, जिस्म है, इट्स ऑटोमेटिक, ठीक है, नॉर्मल होती है जब हम बीमार, आप अपने आप से सोचो कि जब हम बीमार हैं हमें इतना एपेटाइट क्या है खाने के लिए नहीं है, तो जब बच्चा बीमार हो रहा है उसको बस देख लेना जो जी चाह रहा है हेल्दी फूड, इसका मतलब नहीं है उसको आइसक्रीम चाह रहा है तो आइसक्रीम खिला दो। लेकिन ये तासुर पाया जाता ना कि जब बच्चा बीमार हो तो हम केयर करने के अगर उसमें देखें तो हम कहते हैं कि जल्दी से इसको दवाई पिला दो, ये ना हो कि इन्फेक्शन बढ़ जाए, हम इस तरीके से उनको डील कर रहे होते हैं। उससे कुछ नहीं होता, जिस्म को खुद ही ये सारी चीजें ठीक करनी है। आपकी जो पहली बात है बच्चों में हाइड्रेशन, तो खाना नीचे जाए ठीक है, मगर पीना चाहिए, पीते ही नहीं है, नहीं आपको पीना चाहिए, अगर नहीं पी रहे तो उस वक्त आपको डॉक्टर के डॉक्टर के पास ले जाना है, क्योंकि हाइड्रेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। और मेरी जो एक छोटी सी चीट है मेरे बच्चों के लिए, मेरे पेशेंट्स के लिए, प्लीज बताइए, अगर बच्चा बिल्कुल नहीं खा रहा तो मैं बोलती हूँ थोड़ी सी ORS दे देना, इट्स गॉट बैलेंस ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, ये सारी सोडाज नहीं देना, एनर्जी ड्रिंक्स मत देना बच्चों में, वो व्हाट यू कॉल ORS दे देना, या डाइल्यूटेड सेब की जूस, डाइल्यूटेड सेब की जूस, ये बहुत अच्छा है कि लोगों बच्चों का टेस्ट डेवलप हो जाए, तो उसमें वो जो एनर्जी लेवल चाहिए ना वो दे सकते हैं, मगर इसका मतलब नहीं है बस जूस बेसिकली, इलेक्ट्रोलाइट्स, तो मगर जब मैं बोलती हूँ ना डाइल्यूटेड जूस का मतलब ही नहीं है आप सिर्फ जूस पूरी दिन देना, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर ये बिल्कुल नहीं खा रहा थोड़ा सा, इसलिए मैं बोलती हूँ ORS दे देना, क्योंकि बच्चे ORS पर इतनी ज्यादा देर नहीं रहते, फिर वो खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही कही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपके बच्चे हैं और सब लोग जो देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, उनको भी समझने की बहुत ज़रूरत है कि बच्चों की सेहत इस वक्त ज़ाहिर है, स्कूल्स की भी हवाले से हम लोग बहुत बातें कर रहे हैं, कभी स्कूल आपने कहा जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे, ऐसी कोई चीज़ जो बच्चों को खुद आप मैसेज देना चाहिए कि देखो भाई अगर तुम इस तरह करोगे तो तुम लोगों की सेहत है खुद ही ठीक तुम लोग कर सकते हो। हर चीज़ ऑब्वियसली तुम लोगों की तबीयत ख़राब होती है, इसलिए होती है बिकॉज जर्म्स आते हैं, आप इधर आपका एक्सपोजर होता है, सो यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो एक चीज याद रखना, सर्दियों में ज्यादा बीमारियां होती हैं क्योंकि सर्दियों ड्राई कोल्ड एनवायरनमेंट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर वायरसेस टू स्प्रेड। तो ये जो जरासीम हैं ये सर्दियों के मौसम में जल्दी फैलते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम ज्यादातर बीमारियां सर्दियों के मौसम में देखते हैं। और सर्दियों में कोई मौसम दूसरी चीज भी है कि ठंड लग रही है ना, तो हम सब साथ साथ बैठे हैं, तो इज दैट sort of very true, बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये जो हम कह रहे हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉशिंग, वो दिस इज बेसिकली ये वायरसेस है, इसलिए हम बोल रहे हैं। और वैसे भी आजकल जिस किस्म के वायरसेस आ रहे हैं कोविड के बाद खासतौर पर, हम वैसे ही बहुत एहतियात करते हैं, तो हमें एक जनरल अपना एक तरीका बना लेना चाहिए, अपनी आदत बना लेनी चाहिए कि हाथ धोना, यू नो, अपने आप की अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है, बहुत जरूरी है। तो बच्चे को हम अलग अलग नहीं कर सकते, बट हैंड वॉशिंग, बैलेंस डाइट
प्रॉपर स्लीप टाइमिंग्स, योर वेल चेक्स, रूटीन चेकअप्स होने चाहिए अपने डॉक्टर के पास, देखना कि बच्चा Thank you. बजन और Thank you. थिंग हो रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर अनोखी खानम, पीडियाट्रिशियन, और थैंक यू फॉर कमिंग, फॉर टेकिंग आवर टाइम। इंशाल्लाह आपको फिर तकलीफ देंगे, लेकिन जाते जाते ये बहुत सारी अहम बातों के साथ साथ शाहजेब कुछ कहने में मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, अगर आप इजाज़त दें तो। बिल्कुल आप। थैंक यू सो मच। मुझे ये बात इनकी सुनते से डॉक्टर साहब की एक बात याद आई कि बच्चों का ख्याल, बच्चों की डाइट, बच्चों का जहन, बच्चों का की तरफ अप्रोच, बड़ों का अपने आप का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। आप सही नहीं रहेंगे, माहौल, बच्चे भी सही नहीं रहेंगे। आप अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, आप अपने विटामिन्स रखिए, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, आप अपनी विटामिन्स लीजिए, जब भी आप जो है वो ऑपरेटिव रहेंगे और आप फिर बच्चों का ख्याल भी कर सकेंगे। इस दुआ के साथ कि मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते मुस्कुराते इंशाल्लाह फिर हम कल शाहजेब आ जाएंगे, कल दोबारा हाजिर हो जाएंगे। आज हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।